नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स बूस्टर सीजन 2 सेशन 31 में। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक है, परिवार भी पूरी तरह सुरक्षित और पूरी तरह से स्वस्थ है। पॉजिटिव रहिए, कठिन समय है, ये भी निकल ही जाएगा। दिस टू शैल पास। बाबा जी इज बैक। बाबा जी बहुत गहरी गहरी बातें पता नहीं कहां से ले आते हैं। बाबा जी कह रहे हैं द व्हील्स ऑफ एनी इकोनॉमी डिमांड द लुब्रिकेशन ऑफ ट्रस्ट एंड होप। बाबा जी का कहना है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के चक्कों में जो आपको ल्यूब्रिकेशन चाहिए ताकि वो बराबर घूमते रहें, वो होता है ट्रस्ट एंड होप। तो इसका मतलब यह है that the citizens of the country should have a trust that this economy will run properly, और ये होप होनी चाहिए कल की कि हाँ बेहतर नौकरियां मिलेंगी, बेहतर सैलरीज मिलेंगी, बेहतर वेजेस मिलेंगे, हमारे आउटपुट का, प्रोडक्शन का सही दाम मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारी अर्थव्यवस्था के चक्के सही चलेंगे। दोस्तों, बात बहुत गहरी है और इसमें बिटवीन द लाइन बाबा जी बहुत कुछ कह रहे हैं। तो हमें जरूर बताइए कि आपको बाबा जी की बात से कितना मजा आया, कितना समझ में आया। कमेंट थ्रेड में इसको रिप्रोड्यूस कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने गुड डीड ऑफ द डे क्या किया वो भी बताइए। एक गुड डीड ऑफ द डे तो आप अभी कर सकते हैं, हमारे बहुत शानदार कोर्सेज में आप एनरोल करें। सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर उपलब्ध है। अच्छे अच्छे ऑफर्स भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ देम। उम्मीद करूंगा आपका प्यार और सहयोग हमें हमारे कोर्सेज के लिए मिलता रहेगा। पीटी गुरुकुल पर सारे ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। प्यारे दोस्तों, वी सैल्यूट आवर फ्रंटलाइन वॉरियर। समय है कि अब हमें वाकई में डॉक्टर्स, नर्सेस, वर्कर्स, टेक्नीशियंस, हॉस्पिटल स्टाफ का पूरा पूरा सम्मान करना सीखना होगा, और सिर्फ बातों से नहीं, हमारे डे टू डे व्यवहार से। तो किसी रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी में किसी डॉक्टर को इन्फेक्शन हो जाता है जो कि हॉस्पिटल में कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स का, तो हमें उनके प्रति पूरा सम्मान, उनको समर्थन देने की भावना और आगे बढ़ के मदद करने की इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो वो सिर्फ एक खोखला सुपरफिशियल सम्मान होगा। इस इंफोग्राफिक में हिंदू अखबार ने कवरेज किया है कि भाई कितने इन्फेक्टेड मेडिकल वर्कर्स हैं, तो काफी बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं आपकी हमारी सेवा करने के चक्कर में भैया, नहीं तो घर पे भी तो बैठ सकते थे। क्वारंटाइन मेडिकल वर्कर्स, बहुत सारे लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। बहुत से हॉस्पिटल्स पूरे पूरे अफेक्ट हो गए हैं। तो ये गंभीर स्थिति है। जैसा मैंने कहा, हम इससे भी बाहर निकल आएंगे कुछ महीनों में, लेकिन अभी जरूरत है सोशल सॉलिडेरिटी की। और अगर ऐसे में ही हम सोशल सॉलिडेरिटी नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत सरकार नया कानून ले ही आई है। पहली ही चीज पर हूं मैं अभी, जेल फॉर असॉल्ट ऑन फ्रंटलाइन वॉरियर्स। अब इन सभी डॉक्टर्स और नर्सेस को हम फ्रंटलाइन वॉरियर कह रहे हैं। भारत सरकार को काफी दुख हुआ है देख के कि देश भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कारणों से कभी गहरा, कभी हल्का, कभी छोटा, कभी मोटा, इस तरह का हमला लगातार जारी है, विच इज वेरी सैड फॉर अस एज अ सोसाइटी। अध्यादेश जारी हो गया क्योंकि पार्लियामेंट तो फंक्शन है नहीं, ऑफेंस नॉन बेलेबल कर दिया गया है और 7 साल तक की सजा हो सकती है। अच्छा ऑर्डिनेंस है। वैसे ऑलरेडी मेडिकल लोगों पर हमला करने के बहुत से कानून हैं से बचाने के लिए और उनको दंडित करने के लिए हमलावरों को, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन भी उतना अच्छे से नहीं हुआ था। बट ठीक है, समय को देखते हुए नया ऑर्डिनेंस आया, विच इज वेरी गुड। तो एक नॉर्मल डॉक्टर भी आप देख रहे हैं किस तरह की तैयारी के साथ उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। ये तस्वीर इंसिडेंटली मेरे बड़े भाई की है, तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से डॉक्टर्स की लाइफ रातों रात बदल गई है। तो वी सल्यूट ऑल ऑफ देम एंड वी होप दे आर परफेक्टली फाइन एंड दे कम बैक होम आफ्टर दिस क्राइसिस विदाउट एनी हिच। प्यारे दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, comment on the recent ordinance issued by the government to protect the medical staff or the medical fraternity from attacks during the pandemic। दूसरी खबर पर आए हैं, ट्रैक लेंगे दुनिया भर का कि क्या चल रहा है। यह है आउटब्रेक सारी दुनिया में, 185 देशों तक ये बहुत ही डॉटी है, ये वायरस ये पहुंच गया है। यूएस की हालत बहुत खराब है दोस्तों, 8.5 लाख इन्फेक्टेड और लगभग 45,000 की मौत, 3 महीने का डिले। जबकि अब यह पता चल रहा है कि पहली मौतें जो ये समझ रहे हैं उससे बहुत पहले हुई थी। खुद अमेरिका में ही ये घोषणा हो गई है कि द फर्स्ट डेथ फ्रॉम कोरोना वायरस वर एक्चुअली फार अर्लियर देन व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है, सरकार से गलती तो हुई है। अब हुई तो हुई, क्या कर सकते हैं। यूके हैज अ ह्यूज डेथ रेट, 18,000 लोगों की मौतें केवल 1,34,000 इन्फेक्शंस में। तो हर्ड इम्यूनिटी का ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट बोरिस जॉनसन को बहुत भारी पड़ रहा है। उनको क्या भारी पड़ रहा है? देश को भारी पड़ रहा है। एंड ओवरऑल देयर आर बिग लेसन्स लर्न्ड बाय एवरीवन। अब इससे दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दोस्तों आने वाला है। परिवर्तन ये आएगा प्यारे दोस्तों कि अब अगले पैंडेमिक की तैयारी बहुत गंभीरता से की जाएगी। 2021 से आई कैन अश्योर यू दैट ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड विल मेक देयर ओन प्लान्स टू टैकल अ पैंडेमिक। ये गलती होगी। ओन प्लान, वी नीड अ ग्लोबल प्लान टू कंटेन अ पैंडेमिक। लेकिन क्या दुनिया में अब
इतने फ्रैक्चर्स हो जाएंगे कि एक ग्लोबल प्लान कभी बन नहीं पाएगा। ये सब हम देखेंगे 2021 तक, अगला सीजन भी आ ही जाएगा इसके बाद। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस होल आइडिया। और ये है दुनिया के फैक्ट्स। भारत की जहां तक हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से ये फैलता जा रहा है, और कोरोना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझ लें। SARS-CoV-2 वायरस, कोई भी वायरस बड़े स्तर पर मानव समाज में एक बार एंट्री कर लेता है, उसके बाद वो कभी छोड़ के जाता नहीं है, वो हमारे समाज में घूमता रहता है। ये अलग बात है कि हम अल्टीमेटली हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ही लेते हैं, तभी तो सब जिंदा बचे हुए हैं, और यही तो होमो सेपियंस की पूरी स्टोरी है। अब अगर आप ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो जो जीवाणु ट्यूबरकुलोसिस लाता है, जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस लाता है, बैक्टीरिया ही लाता है ना, वायरस तो नहीं लाता है, वो लाखों सालों से इंसान पर हमला करता आया है, और इंसान उसके प्रति इम्यून भी है, लेकिन उसके बावजूद हर साल हजारों हजारों लोग मारे जाते हैं। सो दिस नोवेल कोरोना वायरस इज नाउ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड इट इज गोइंग टू स्टे। सो वी हैव टू फाइंड वेज टू टैकल इट। सबसे अच्छा केस ये होगा कि एक आध साल के बाद ये एक छोटा सा सीजनल फ्लू बन के रह जाए, मतलब एक सीजनल बीमारी बन के रहे, बट देन नोबडी नोज। तो अभी तो वेट एंड वॉच है, लेकिन इसने दुनिया को हिला के रखा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा दूसरा सवाल, summarize the top 5 trends of the coronavirus outbreak in the world as on date। नंबर्स क्या खतरनाक हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जैन में कोई सोच सकता था कि हम अप्रैल में ये बातें कर रहे होंगे? प्यारे दोस्तों, इसी को एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड कहते हैं। तो मैनेजमेंट कॉलेजेस में बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडीज करवाई जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब जमीनी स्तर पर आता है ना, तो बहुत कम लोग एक्चुअली प्रैक्टिस में वो काम कर पाते हैं। तो कैसे मैनेज करना है अनसर्टेनिटी को बताया जाता है, सिखाया जाता है, और बहुत अच्छे से सिखाया जाता है MBA कॉलेजेस में। बट अल्टीमेटली व्हेन रबर मीट द रोड, तब कौन सी कंपनी कैसा करेगी, ये तो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। ऑयल इन टर्मोइल हमने पिछले सेशन में कवर किया भी था, और हमारा डिटेल सेशन आज रात को दोनों चैनल्स पर ऑन हो भी जाएगा हमारे। प्यारे दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि जिस प्रकार से पहले तो फ्यूचर्स टूटे, तो जब आपको मई से जून रोल ओवर की बात आई थी तो वो टूट गए, उसके बाद अब जून के फ्यूचर्स भी टूटते दिख रहे हैं। इनिशियली एवरीवन वाज हैप्पी कि ये तो भैया वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में WTI में हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वही का वही ब्रेंट के साथ होने लग गया, जो कि भारत का मेन है। नाउ द पॉइंट हियर माय डियर स्टूडेंट्स इज दैट इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द फ्यूचर्स प्राइसेस व्हिच वेंट इन द नेगेटिव, क्योंकि ट्रेडर्स जो है कोई भी डिलीवरी लेना चाहता नहीं था, क्योंकि स्टोरेज में जगह ही नहीं है। इंसिडेंटली सैटेलाइट से पूरा स्टोरेज की क्या स्थिति है उसका डे टू डे आकलन भी होता रहता है। तो अमेरिका में स्टोरेज सारे फुल होते जा रहे हैं। चाइना ने अभी बहुत सारे टैंकर्स भेज के बहुत सारा तेल हाल में खरीदा है, तो उसने लंबे समय के लिए अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व सस्ते दरों पे बनाने शुरू किए। भारत को भी करना चाहिए, भारत करेगा भी। द पॉइंट हियर इज, आने वाले समय में डिमांड अचानक से उठनी है नहीं, ये अब सबको समझ में आ गया है। इसलिए वाकई में तेल के सॉलिड दाम भी गिर गए हैं, नॉट जस्ट द फ्यूचर। समझ में आया आपको? तो भारत को बहुत फायदा है, लेकिन फिर नुकसान भी है। हमारी तेल कंपनियों की पूरी कमर टूट जाएगी, बिकॉज द ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनीज ऑफ इंडिया, अब उनके पास रेवेन्यू नील के बराबर हो गया है, क्योंकि भारत में तो कंजम्पशन अभी खत्म ही है। तो अब वो लगातार बोरोइंग कर रही है बाजार से। सरकार भी जो इनसे बहुत डिविडेंड लेती थी, वो डिविडेंड भी खत्म हो जाएगा। डेफिसिट्स टू बी अंडर कंट्रोल, क्योंकि रिटेल प्राइस तो गिर ही नहीं रही है, और भारत में अब सभी लोग मान चुके हैं कि तेल की कीमतें कभी कम होंगे नहीं। आसाम ने तो अभी रेट बढ़ा दिए तेल के, तो सरकार को यह आशीर्वाद प्राप्त है कि जनता कुछ बोल ही नहीं रही है, तो तेल के दाम जहां है वहीं रखो या और बढ़ाते जाओ, एंड पीपल विल कीप पेइंग। तेल अगर गिर के $15 भी हो गया तो ये सरकार को डेफिसिट कंट्रोल करने का जबरदस्त लाखों करोड़ों का रास्ता मिल चुका है। तो दोस्तों, ये तेल की कहानी है, वन ऑफ द इंडस्ट्रीज विच हैज बीन हिट द वर्स्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल पीछे पीछे आ ही रहे हैं, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पीछे पीछे आ ही रही है। इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और अब इस तरह के पैंडेमिक के बाद उसमें कितने इन्वेस्टमेंट होंगे और क्या लोग वाकई ईवी खरीदेंगे अगले 2-3 साल, ये समझने वाली बात होगी। बट द इंडस्ट्री परहैप्स विल बी टेकिंग अ वेरी ड्रास्टिक टर्न फ्रॉम हियर ऑन, जिससे बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न देशों की किस्मत बदल जाएगी, एरामको की हालत खराब हो जाएगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी डील्स दुनिया के रुक जाएंगी, इन देशों का दूसरे देशों में निवेश रुक जाएगा, बहुत कुछ डोमिनो इफेक्ट होता है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तो एक टेक्टोनिक प्लेट वाला खेल है, ये चलता रहता है, रगड़ेगा, अर्थक्वेक आएगी, वोल्केनो होगा, एक नया अरेंजमेंट सेट होगा, नई इंडस्ट्रीज उभर के आएंगी। तो आज जिनको डर लग रहा है कि अगले 2-3 साल इकोनॉमी का क्या होगा, तेल इंडस्ट्री खत्म, ये खत्म, नई इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, उनको रिप्लेस कर देगा नेचर अबोर्स द वैक्यूम। हम लोग एक नई लाइफस्टाइल के लिए सेट हो जाएंगे, स्कूल्स कॉलेजेस के काम करने का तरीका बदल जाएगा, रेवेन्यू के मॉडल्स बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा। और 4-5 साल बाद पीछे मुड़ के हम देखेंगे, हमें कुछ याद भी नहीं आएगा कि ऐसा पैंडेमिक था, केस स्टडीज बन जाएंगी केवल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू इवॉल्व फ्रॉम हियर। तो आप में से जो लोग निराश हैं, दुखी हैं, मैं जानता हूं जॉबलेसनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, लेकिन नए मौके भी आएंगे।
तो जो लोग खुद को फिर से स्किल कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, बदल के चलने को तैयार हैं, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस पे कंट्रोल करने को तैयार हैं, अल्टीमेटली 2 3 4 5 साल में सब कुछ एक नए नॉर्मल पे शिफ्ट होगा। एक गारंटी मैं आपको आज ही दे दूं, द न्यू नॉर्मल वी आर अबाउट टू एंटर इन अ कपल ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी नथिंग लाइक वी हैव एक्सपीरियंस बिफोर। दुनिया सच्चे अर्थों में फंडामेंटली बदलने वाली है। अब अच्छा है या बुरा, ये तो एक बहुत सब्जेक्टिव सी बात है, लेकिन 2020 का दशक ऐसे शुरू होगा, ये किसी ने अपने सबसे बुरे से बुरे या अच्छे से अच्छे सपने में भी नहीं सोचा था। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल नोट करें, व्हाट विल बी द क्यूमुलेटिव इंपैक्ट ऑफ द ऑयल प्राइस क्रैश ऑन द इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, दुनिया के दो सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति साथ आ गए हैं, तो नतीजा भी वही होगा, टोटल मार्केट डोमिनेशन। तो भारत के इंटरनेट बाजार पर एक तरफा आधिपत्य की तैयारी हो चुकी है। जियो और फेसबुक एक हो जाएंगे तो इनको चैलेंज करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। इसीलिए इस डील को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और ट्राई के द्वारा भी स्क्रूटिनाइज करने की मांग हो रही है। वो होगा भी, हालांकि उस स्क्रूटिनी का क्या होगा सभी को पता है, तो हरी झंडी ही मिलनी है। वी नो वेरी वेल दैट रिलायंस इज द नंबर 1 with 38 crore subscribers for Jio, and Facebook with several 100 crore subscribers has a massive social media presence and it owns WhatsApp also। अब WhatsApp के भारत में 40 करोड़ यूजर्स हैं। तो जब रिलायंस WhatsApp के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा रिलायंस जियो, तो टेलीकॉम लेयर भी रेडी है, ओटीटी लेयर व्हाट्सएप की रेडी है, फेसबुक की रेडी है, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। पेंडेमिक है ही, सब कुछ बंद है ही, तो ग्रोसरी खरीदनी है व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, रिलायंस जियो के जरिए हो जाएगा। ये एक तरफा खेल बनने वाला है। और फेसबुक बहुत सालों से इंटरनेट में घुसने की कोशिश कर रहा है। फेसबुक इज नॉट एन इंटरनेट कंपनी, इट्स अ सोशल मीडिया इंस्टेंट मैसेजिंग कंपनी। और इंस्टा नाउ फेसबुक पहले बेसिक्स लाया था, उसकी खूब धुलाई हुई भारत में कि भैया ये तो पूरा सब उल्लू बना रहा है। उसने कहा था ना कि हम कुछ साइट्स आपको बहुत लो रेट पे या फ्री देंगे, तो बाकी साइट्स का क्या होगा, तो नेट न्यूट्रलिटी की हत्या हो जाती। तो इसलिए फेसबुक को फिर कदम पीछे खींचने पड़ गए थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब फेसबुक इतनी ताकत से घुसेगा, क्योंकि रिलायंस जियो को $66 बिलियन पे वैल्यूएशन देके $6 बिलियन अभी देगा। तो रिलायंस के तो बहुत सारे लक्ष्य एक साथ सध गए, उनको मार्केट डोमिनेशन करना एक तरफा हो जाएगा खेल। अब कोई चैलेंज करने वाला दूर दूर तक बचेगा ही नहीं। उनको डेट पेयर करना है, वो डेट कम यानी कर्जा अपना चुकाने जाना है, उसमें बहुत बड़ा कदम उठ जाएगा। तो तेल में जितना नुकसान हो रहा है, यहाँ पे वो उससे कई गुना बना के सेटल कर लेंगे। और फेसबुक को भारत पर डिजिटल मार्केट्स पर एक तरफा कब्जा करना है, वो अब हो जाएगा। तो इनको चुनौती देगा कौन, कोई भी नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इवॉल्विंग डायनामिक ऑफ हाउ एन एब्सोल्युटली न्यू मोनोपोली विल बी क्रिएटेड। मैंने बिल्कुल स्पष्ट आपको बता दिया है कि किस दिशा में जा रही है चीजें, और किसी भी दूसरे के लिए इसको चुनौती दे पाना लगभग असंभव होगा। तो ये एक फर्स्ट लेवल का एनालिसिस है, हम इस पे सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, आपको गहराई में भी बताएंगे। रिलायंस के अंबानी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कंपनी का डेट पूरी तरह से कम कर दिया जाए, 21-22 तक उसको ऑलमोस्ट जीरो कर दिया जाए। उस दिशा में ये एक बड़ा कदम है। हमारा अगला सवाल, कॉमेंट ऑन द बेसिक डायनामिक ऑफ द फेसबुक जियो डील। प्यारे दोस्तों, मिशन पीटी को कंट्रीब्यूट करते चलिएगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आगे भी सपोर्ट इसी तरह जारी रहे, हमारे सेशंस लगातार आते रहेंगे। तो बड़े अच्छे दो इन्फोग्राफिक्स हैं। एक तो इंटेंसिव केयर सर्वाइवल रेट इन यूके जो है, क्रिटिकल केयर यूनिट आउटकम फॉर कोविड-19 बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। 50% लोगों की मौत हो रही है। तो जो लोग वहां पर हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट में पहुंच गए, उसके बाहर भी कई लोग रहते हैं हॉस्पिटल में, उनमें से आधे लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। So this indicates a very late diagnosis and a very heavy viral load in addition to perhaps not proper initial therapeutic support। तो ये यूके की कहानी है। जहां तक जर्मनी की बात है, नंबर ऑफ न्यू डेली कोविड-19 इन्फेक्शंस इन जर्मनी स्लोली कंट्रोल में आते दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सीम्स टू बी वर्किंग फॉर इट। हालांकि अभी तो ये इवॉल्विंग है पेंडेमिक। एक चीज और समझ लीजिए, ये जितने एनालिसिस हो रहे हैं, ये एनालिसिस आज से 90 दिन के बाद बदल जाएंगे, क्योंकि तब वो पूरा प्ले आउट हो चुका होगा। 90 या 100 दिन के बाद तो ये पूरा पैंडेमिक प्ले आउट हो चुका होगा। तब जो पैटर्न सामने आएगा वो बहुत अलग तरह का होगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल, कॉमेंट ऑन द हिट दैट यूरोप हैज टेकन फ्रॉम द पैंडेमिक। रेड कार्पेट फॉर फर्म्स लुकिंग टू डिच चाइना। भारत सरकार ने बहुत ही समझदारी का काम किया है प्यारे दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नीति आयोग और डीपीआईआईटी ने काफी सारे ग्रुप्स बनाए हैं और इस बात को समझ लिया है कि दुनिया में ट्रेंड बिल्कुल साफ है। किसी एक वेंडर नेशन पे डिपेंड करके चलना ही नहीं है। पूरी तरह से जो चाइना पे पिछले 40 सालों में डिपेंड हो गए थे, भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही तो यही था। देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ वो प्राइमरीली ट्रेड और फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुआ है।
उसमें कोई वेल्थ ग्लोबलाइजेशन तो हुआ नहीं है ना। दुनिया के 200 लोगों के हाथ में प्रैक्टिकली 70 से 80% दौलत है, और पैंडेमिक में ये ट्रेंड और सॉलिडिफाई होना है, और गरीब होना है, और अमीर भयानक अमीर होना है, क्योंकि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस नष्ट होना तय है सारी दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं। नष्ट होने से मेरा मतलब है उनकी ताकत लगातार गिरते जानी है, बढ़ती तो है नहीं। तो ऐसे में जो एस्टेब्लिश फर्म्स है उन्हीं को फायदा होगा। तो ग्लोबलाइजेशन दुनिया में 40 साल में जो हुआ है वो हुआ है ट्रेड का, फाइनेंस का, इकोनॉमी का, मैन्युफैक्चरिंग का, इन द सेंस कि एक वेंडर मजबूत हो गया विच इज चाइना। अब सारी एमएनसीज को समझ में आ रहा है कि भैया बैक ट्रैक करो, बैक पेडल करो, तो वो धीरे धीरे चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है। भारत सरकार के समझ में आ गया। देखिए 2017, 2018, 2019 में ट्रेड वॉर हुआ था यूएस चाइना के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप थे ना, I'm not gonna allow China, वही वाले। तो उन्होंने जब ये कहा था कि हम चाइना को हमारा लाभ नहीं उठाने देंगे, तब भारत लाभ नहीं उठा पाया स्थिति का। हम वहां से इन्वेस्टर्स कहां खींच के ला पाए, कोशिश की थी। इस बार भारत सरकार मौका नहीं गंवाना चाहती, विच इज अ गुड स्पिरिट। भारत सरकार ने फटाफट 100 कंपनियों से बात की है जो छोड़ने का सोच रही हैं, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल भारत में हो सकते हैं इफ वी कैन अट्रैक्ट दोज पीपल टू इंडिया। बट देन एज यू नो वेरी वेल, लास्ट माइल हमारे भारत में एग्जीक्यूशन के इश्यूज हमेशा से रहे हैं। बट इफ दिस टाइम वी आर एबल टू पुल इट ऑफ, वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेस्टमेंट्स अब जरूरी इसलिए हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था की गति अभी बहुत स्लो हो गई है और बहुत स्लो रहेगी। तो जितना नया मूवमेंट आए उतना अच्छा है। तो हमारा अगला सवाल नोट करें दोस्तों, What steps can the government of India take to attract more investment seeking to exit China at this time? प्यारे दोस्तों, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल और बढ़ाया जाए। और आज जब पैंडेमिक में पूरा रेवेन्यू और कैश साइड टूट चुका है बैलेंस शीट का स्टेट्स का, ऐसे में आप कोई भी शेयरिंग फॉर्मूला बनाने की सोच कैसे सकते हैं? ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स हैं। तो अभी एक साल तो पैंडेमिक का 0 ईयर करके आगे बढ़ा दो। और स्टेट्स वांट अर्जेंट फाइनेंशियल हेल्प, और अभी बिल्कुल फॉर्मूला बनाया नहीं जाए, रोकें, थोड़ा आगे लेकर चलें। और बहुत सारे एग्जेम्पशन सीख कर रहे हैं स्टेट्स, क्योंकि राज्यों के सामने बैलेंस शीट का रेवेन्यू साइड हो गया कोलैप्स, वो सारी एक्टिविटीज बंद, जहां से आता था राज्यों को पैसा, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सबसे बड़ा अल्कोहल, ये सब बंद हो गया। और दूसरी तरफ खर्चे सारे बने हुए बल्कि बढ़ रहे हैं। तो इसलिए राज्यों की वित्तीय स्थिति दयनीय है, और ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत नाजुक समय है दोस्तों। हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, What are the multiple challenges that the states of India are facing in this pandemic, and what are the demands pertaining to the working of the 15th Finance Commission? बहुत ही अच्छा ये एक एनालिसिस आया है दोस्तों, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के जीडीपी पर कुल कितना असर होगा। मैं पहले आपको इस बारे में काफी कुछ बता चुका हूं, डेडिकेटेड सेशन भी चैनल्स पर अवेलेबल है, देखिएगा। और मोटा मोटा इनका अनुमान भी वही है। तो नॉमिनल जीडीपी जहां तक है प्यारे दोस्तों, उसको श्रिंक होने की ही संभावना है। अब कई लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव में ग्रो करेगा। आई मीन दैट सीम्स टू बी अ वेरी वेरी टफ कॉल। इट सीम्स दैट इट्स गोइंग टू श्रिंक फॉर श्योर। वो तो मेरा एस्टिमेट भी रहा ही है शुरू से, इतने दिनों तक बंद रहने के बाद और गति कम होने के बाद जीडीपी श्रिंक ही होगा ना। तो अंडरस्टूड सी बात है, इसमें घबराना क्या, तो दिख ही रहा है आंखों से, कोई कोरोना वायरस हमने तो बना के फैलाया नहीं है ना, तो हम तो विक्टिम्स हैं। तो फिर ऐसे में कुछ भी फैक्ट्स को छुपाने में कोई फायदा नहीं है। ऑथर्स का कहना यह है इस आर्टिकल में कि ये सब ठीक है, ये लॉसेस हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, बट इफ वी फेल टू कंट्रोल कोविड-19, अगर हम अगले 6 महीने 12 महीने में कोविड-19 को जड़ से समाप्त करने में विफल हुए, उस केस में फिर आप हेलीकॉप्टर मनी भी अगर लेकर आ जाओगे तो भी रिलीफ नहीं मिल पाएगा लोगों को। सो दे आर गिविंग अ वेरी वेरी क्लियर वार्निंग दैट वी नीड टू वर्क वेरी क्लियरली ऑन एलिमिनेटिंग कोविड फ्रॉम इट्स रूट। तो उसके सिटीजन्स की जिम्मेदारी सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत बड़ी है, क्योंकि लॉकडाउन तो लिफ्ट होगा ही होगा। आपको फंडा समझ में आ गया? तो ये एक वार्निंग है भैया। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल, कमेंट ऑन द डेलिकेट इश्यू ऑफ लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड्स इन द कोविड बैटल। दोस्तों, तपस्या बहुत बढ़िया जा रहा है। कल फ्राइडे को हमारा अगला डे रहेगा, 3 सेशंस आएंगे, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ऑफिशियली एनरोल भी जरूर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले 1992 का लीजेंडरी जो डिसीजन था कि रिजर्वेशन किसी भी हालत में 50% के कट ऑफ से आगे नहीं जा सकते, उसका इस्तेमाल करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब के टीचर्स को 100% जो पूरा एक रिजर्वेशन था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा जी बहुत नाराज हो गए। मिश्रा जी ने कहा कि भैया ये कैसा डिसीजन रहा है, ये हटाइए आप इसको, क्योंकि इसमें मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, 50% से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों पर दंड भी लगा दिया। प्यारे दोस्तों, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से अब नंबर ऑफ केसेस बढ़ाए जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जस्टिस डिलीवरी तो स्लो हो ही गई है ना भारत में बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक लॉकडाउन।
आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर, उसके पहले हमारा अगला सवाल नोट कर लीजिए। व्हाट वाज द लैंडमार्क इंदिरा साहनी केस 1992? पढ़िएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा। कमेंट थ्रेड में लिखते चलें, वॉलंटियर कंपाइल करें, सेशन को लाइक और शेयर करें। तो भारत में विनिर्माण क्षेत्र वैसे ही धीमी गति का शिकार थोड़ा सा रहा है, और अब कोरोना के चक्कर में हुआ यह है कि लोग बहुत डर रहे हैं फिर से उसको शुरू करने में। तो एफएमसीजी यूनिट्स बहुत सारी तो कोरोना इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, और धीरे धीरे वार्मिंग अप हो रही है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज दे आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की जो चेतावनी आई है वो देखकर एमएसएमई के हाथ पांव फूल गए। तो हुआ यह है दोस्तों कि भाई गिरफ्तारी हो सकती है प्रोपराइटर की, प्रमोटर की, डायरेक्टर की, अगर वायोलेशन मिलते हैं। तो फिर सरकार ने क्लैरिफाई भी किया है कि हमको कोई गिरफ्तारी में इंटरेस्ट नहीं है, आप सावधान रहें, इसके लिए गाइडलाइंस हैं। बट होता क्या है दोस्तों, जमीनी स्तर पर अगर आप देखें तो रिस्क इतनी बढ़ जाती है कि प्रोसिक्यूशन अगर हो जाएगा तो जमीनी हकीकत को देखते हुए एमएसएमई प्रमोटर फिर 1 महीना और रुकना बेहतर समझेंगे। In that situation, the issue of joblessness and the issue of salary support by the government will come up. मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, अभी तक आज जब हम यहां बात कर रहे हैं तो कोई भी मेगा बिग बैंग फिस्कल स्टिमुलस नहीं आया है, सैलरी सपोर्ट नहीं आया है। इन द एब्सेंस ऑफ दैट वी आर एनीवे लुकिंग एट अ ह्यूज स्केल ऑफ जॉबलेसनेस, एटलीस्ट एट द एंट्री लेवल और एकदम बेसिक लेवल के जॉब्स के लिए, जो कि सबसे ज्यादा होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसको सिंपैथेटिकली कंसिडर करके एक बड़ा पैकेज लाएगी ही लाएगी, लाना ही पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को चलाना तो है ही। हमारा अगला सवाल, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड द एमएसएमई सेक्टर ऑफ इंडिया? साथियों बहुत अच्छा पीडीएफ है, जरूर बुक स्टोर से इसको परचेज कीजिएगा। ट्रंप साहब की हालत खराब हो गई, बहुत गुस्से गुस्से में बोल तो दिया कि मैं ये बैन कर दूंगा ना मैं वो बैन कर दूंगा। सच्चाई अमेरिकन अर्थव्यवस्था की यह है कि वहां की मैक्सिमम कंपनियां जो हैं वो सब अल्टीमेटली चलती तो इमिग्रेंट्स के ऊपर ही, फॉरेन वर्कर्स पे चलती हैं। तो आप उन लोगों को कब तक बाहर रखोगे? सो द मोमेंट ही स्पोक अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ बैन, द बिजनेस ग्रुप स्टार्टेड शाउटिंग एंड डोनाल्ड ट्रंप हैड टू स्टेप बैक टेम्पररीली कि नहीं, हम इतना ज्यादा भी बैन नहीं लगाएंगे इमिग्रेशन पर, स्पेशली स्टेम के एक्सपर्ट्स पर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बिकॉज अमेरिका की तो पूरी बैकबोन यही लोग हैं। सो दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। हमारा अगला और आखिरी सवाल नोट कर लें दोस्तों, व्हाई डिड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टेक बैक हिज एक्स्ट्रा एग्रेसिव स्टेप्स रिगार्डिंग इमिग्रेशन बैन? I'm not taking anything back. I am very sure I am the best. I am the best. I'll vanish like a miracle one day. तो प्यारे दोस्तों, आपका सहयोग हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सहयोग बनाए रखें। बहुत शानदार एडिटोरियल करंट अफेयर की साइट पर ca.pteducation.com पे कंटेंट 365 में लोडेड है। आज के पीपीटी में भी आपको मिल ही जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इन एडिट्स को जरूर पढ़िएगा और हमारे कोर्सेस में एनरोल करें। सेशन 31 हम यही समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे सेशन 32 के साथ। उसके अलावा अलग अलग स्पेशलाइज सेशन हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स पर आ रहे हैं, पीटी एजुकेशन एचक्यू और मेरे पर्सनल संदीप मानोधने पर भी। लाइक करें, शेयर करें और दुनिया तक इस फ्री नॉलेज को स्प्रेड करें। नमस्ते, जय हिंद।